ओके। सो हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, राइट? एक्यूज पर्सन, मेंस रिया, एक्टस रिया, ठीक है, इंजरी, राइट? तो एक सिंपल सा है कि कोई भी क्राइम करने के लिए अगर आपने किसी को एक्यूज करना है, राइट? एक सेकंड, आई एम चेंजिंग माय इंक। हाँ, एक्यूज करना है अगर आपने किसी को, तो आपको ये दोनों जो हमारे प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो आपको दोनों ही प्रूफ करना पड़ता है, यस और नो? माइंड भी गिल्टी होना चाहिए और एक्ट भी होना चाहिए, राइट? और यहीं पर याद करिए, टॉट में हमने कुछ पढ़ा था अबाउट स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज, तो वहां पर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि वो एक एक्सेप्शन होता है कि उसमें अगर गिल्टी माइंड ना हो तब भी यू कैन पनिश, यस और नो? ठीक है, चलो तो अब एक आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो पढ़ना है, चलो आज हमने पढ़ना है स्टेजेस ऑफ क्राइम, राइट? तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में सबसे पहले इंटेंशन आएगा, प्रिपरेशन आएगा, अटेम्प्ट आएगा, कमीशन आएगा। कुछ स्टडी किया है इसका आपने कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, इसमें ये स्टेजेस हैं हमारी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है? हम ये भी देखेंगे कि जो मेंस रिया होता है वो कहाँ से शुरू होता है, राइट? तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका इंटेंशन, ठीक है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आज ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि जो द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ क्राइम, ठीक है? इंटेंशन होनी चाहिए भाई, राइट? सबसे पहले आपके मन में एक मोटिव होना चाहिए, जैसे कि आपका विवाद हो गया किसी से, ठीक है? तो आपके अंदर वो दुश्मनी वाली भावना आने लगती है, राइट? तो इंटेंशन होना चाहिए फर्स्ट स्टेज, ठीक है? और जो सेकंड स्टेज है वो आएगी आपकी प्रिपरेशन, और थर्ड स्टेज में आएगा आपका अटेम्प्ट, राइट? और फोर्थ स्टेज आएगी आपकी कमीशन, यानी कि आपने क्राइम कर दिया है। तो यहीं पर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, जो पहली और सेकंड स्टेज है, इसमें यू कांट पनिश, कोर्ट इसमें पनिश नहीं कर पाती है, ठीक है? हाँ, यहाँ पर पनिशमेंट बड़ा नहीं हो पाता है। और जो थर्ड स्टेज है आपकी, उसमें आपका जो अटेम्प्ट है, अब कभी-कभी ये होता है कि आपने अटेम्प्ट किया और वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आप फोर्थ स्टेज में आ जाओगे, और नहीं हुआ तो आप थर्ड में रहोगे। तो इस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी। इस केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट? और ऑब्वियसली फोर्थ स्टेज में तो पनिशमेंट होगी ही। गॉट इट? तो एक आइडिया ले, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है उसमें पनिशमेंट देना बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। और जो थर्ड स्टेज है और फोर्थ स्टेज है उसमें पनिशमेंट मिलता है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में जो पनिशमेंट बताया गया है, क्या वो एक सी पनिशमेंट है या इसमें कुछ अलग अलग होगा, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा जो है हमारा फर्स्ट स्टेज, दैट इज इंटेंशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर साइको स्टेज की, यानी कि एक विचार आता है इसमें, ठीक है? और ऑब्वियसली वो विचार अगर क्राइम का है तो उस विचार को हम नेगेटिव ही बोलेंगे, ठीक है? नेगेटिव। तो यहाँ पर ये स्टेज कैसी है? ये माइंड में है आपके। तभी मैंने कहा था ना, फर्स्ट स्टेज में आप किसी को क्या नहीं कर सकते हैं? पनिश नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो आपके माइंड में ही है, आपने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स, ठीक है? ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव एंड डिसाइड्स हिज कोर्स ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑफेंस। यानी कि आपने एक वर्ड सुना होगा, रेकी। रेकी सुना आपने? रेकी वर्ड होता है। जैसे आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि है ना, बैंक का डायरेक्शन देख रहे होते हैं, बैंक का एटीएम में कब पैसा आ रहा है, कब पैसा जा रहा है, आप पूरी रेकी करते हैं उसकी, ठीक है? तो ये एक तरह का आपका भी क्या चल रहा है, आप इसको माइंड में अपने, है ना, एक बना रहे हैं प्लान, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये कहीं ना कहीं, तो अब मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत बात हो रही है। जैसे मैं अगर बैंक को लूटना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो एक क्राइम है। पर एक आयरोनिकल फैक्ट क्या है इसमें, कि भैया लॉ कैन नॉट पनिश एट दिस स्टेज। यहाँ पर आपके पास कोई भी पनिशमेंट नहीं है। लॉ कैन नॉट पनिश एट दिस स्टेज। कौन सी स्टेज? पहली स्टेज, दैट इज इंटेंशन वाली, राइट? क्लियर है? तो यहाँ पर और बातें अब मैं चाह रहा हूँ, एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाओ सारे पॉइंट, और मुझे बताओ डन और नॉट। शुरू हो जाइए। डन।
नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन है इज द सेकंड स्टेज अमंग्स द स्टेज ऑफ क्राइम। इट मींस अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट। अब जैसे मैं किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, राइट, तो आई नीड सम वेपन, राइट, तो आई नीड सम वेपन। तो उस वेपन को जो मैंने प्लान बना रखा है, मुझे ये वेपन चाहिए, इस तरह से चाहिए, और उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, उसका उसको पोजेस करने के लिए, उसको मैं कहीं ना कहीं हासिल करने के लिए मैं कुछ उसमें प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो आएगा आपका सेकेंड स्टेज। पर यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट जो है, थर्ड बुलेट पॉइंट क्या बता रहा है आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, इंटेंशन एंड प्रिपरेशन अलोन। पहला स्टेज इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, अलोन आर नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। तो ये भी है कि दोनों अलोन जो हैं दे कांट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, और प्रिपरेशन इज एब्सोल्युटली तब भी क्राइम नहीं आएगा, ठीक है। और प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। Preparation is not punishable because in many cases the prosecution fails to prove that the preparation in the questions are of the execution of the particular crime। जैसे मैंने बंदूक ली और आप जानते हैं कि मैं ये बंदूक किसी को मारने के लिए ले रहा हूँ, पर मैंने अभी किसी को मारा तो है नहीं ना, तो आप कोर्ट में मुझे किस बिहाफ पे आप मुझे सू कर सकते हैं, बताइए, है ना। एज अ प्रोसिक्यूटर आप मुझे कैसे किस क्या ब्लेम करेंगे मुझ पे। मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैं तो कहूँगा मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लिया है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे केसेस में जो प्रोसिक्यूशंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, फेल हो जाता है कि ये प्रूफ करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए इंटेंशन और प्रिपरेशन दोनों साथ भी अगर लेते हो, स्टेज वन और स्टेज टू, तो उसमें पनिशमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गॉट इट? ठीक है। और देखो जो हमारा प्रिपरेशन और जो मेंस रिया है, ठीक है, मेंस रिया है, एक सेकेंड, प्रिपरेशन और जो मेंस रिया है उसके बीच जो ये डिफरेंस है ना बीच में, ये बड़ी बारीक सी लाइन है। यानी कि प्रिपरेशन और मेंस रिया के बीच का जो अंतर है वो बड़ा बारीक है। यानी कि प्रिपरेशन जहाँ इवेंचुअली खत्म होती है, वहीं से आपका मेंस रिया भी शुरू हो जाता है। और मेंस रिया में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मेंस रिया इज इन माइंड, ठीक है। जैसे स्टेज वन में इंटेंशन आ गया हमारा, फिर प्रिपरेशन हो गया, तो यहाँ से इंटेंशन खत्म, प्रिपरेशन खत्म, तो वहां से मेंस रिया की स्टेज में आप आ जाते हैं। गॉट इट? तो एक बार इसे भी पढ़ लीजिए और मुझे बताइए हुआ नहीं हुआ। देखो, पहला स्टेज क्या है, इंटेंशन, देन वी हैव प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन और मेंस रिया में एक बारीक सी लकीर है, यानी कि जहां प्रिपरेशन भी आपका कवर अप हो गया है, तो वहां से आप किस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, मेंस रिया। मैंने किसी से दुश्मनी हो गई मेरी, फिर मैंने प्रिपरेशन करा वेपन लेने का। अब तो वेपन लेने का मतलब ही है कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया हूँ कि मुझे उसको मानना है। तो मेरे माइंड में क्या आ गया है, विचार आ गया है कि मुझे उसे मानना है, तो वहां से आप कहाँ एंटर हो गए, मेंस रिया। और यहीं पर याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो हमने टॉर्ट्स में पढ़ी थी, तो वहां पर मेंस रिया को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जैसे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, आपका मेंस रिया प्रूफ करना जरूरी है, ठीक है, मेंस रिया प्रूफ करना जरूरी है फॉर द क्रिमिनल चार्जेस। बट विद रिस्पेक्ट टू टॉर्ट्स, जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात होती है, तो वहां पर आपका मेंस रिया है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका एक्ट जो है उसकी वजह से किसी का हार्म हुआ है, किसी का लॉस हुआ है, वो एग्जाम्पल याद है आपको हमारा, जिसमें हमने वो देखा था, वाटर को स्टोर किया जा रहा था, तो उसमें जो पुराने शाफ्ट जो थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, फिर वो क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, राइट? फिर भी आपको पता है जो हमारे डिफेंडेंट थे, उनको कंपनसेशन देना पड़ा प्लेंटिफ को, यस और नो? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार, जिससे कि याद रहे। डन। चलो, अब आ जाओ। एक देखो यहाँ पर प्रिपरेशन का एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने रखा है। ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक आदमी क्या खरीद रहा है, गन खरीद रहा है, ठीक है। तो एक बार आप जरा इसे पढ़ लीजिए फटाफट। क्या है कि राम buys a gun and keep the same in his pocket fully loaded in order to kill his enemy Rahim, but does nothing more। अभी तक उसने रहीम को मारा नहीं है, तो क्या है, राम हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस बिकॉज ही इज एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बस प्रिपरेशन। एंड इट and it will be impossible for the prosecution to prove that Ram is carrying the pistol in his pocket for the purpose of killing Rahim। यहाँ पर तो राम कुछ भी कह देगा, मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ली है मैंने, मेरे पास देखिए लाइसेंस है, यस और नो?
तो इसीलिए प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भैया प्रिपरेशन के समय पर आप किसी को सू कर पाएँ, ठीक है? डन, डन, चल चलिए। अब यहाँ पर देखो बट देयर आर सम एक्सेप्शंस इन व्हिच मेयर प्रिपरेशन इज पनिशेबल इन आईपीसी। अब यहाँ पर जरा एक्सेप्शन देख लेते हैं, एग्जाम में ये हमारे काम के होते हैं। जैसे बात होगी जब डेकॉइट, ठीक है, जैसे सेक्शन 399 आप जानती हैं, वहाँ पर डेकॉइट की बात की गई है। अब डेकॉइट में क्या होता है कि इस केस में जब आपका मेंस रिया ही होता है, केवल मेंस रिया, ठीक है? एक्टस रिया की बात ही नहीं हो रही है। एक्टस रिया याद है आपको? एक्टस रिया मतलब एक्शन भी होना चाहिए। क्रिमिनल चार्ज को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मेंस रिया भी होना चाहिए एंड एक्टस, मेंस रिया मतलब इन माइंड और एक्टस रिया मतलब इन, दोनों होना चाहिए ना? पर यहाँ पर क्या होता है जब हमारा डेकॉइट की बात होती है, तो इसमें तो डेकॉइट में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी प्लानिंग ही होती है, राइट? प्रिपरेशन और प्लानिंग, है ना? जैसे बैंक को लूटने का प्रयास हो रहा है, तो आप क्या करते हैं उसमें रेकी करते हैं, पूरा चीज़ों को समझते हैं। तो अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं ये बैंक को लूटने वाले हैं, तो उसमें आपको कहीं न कहीं प्रिपरेशन के ही यानी कि स्टेज 2 में ही आपको पनिश किया जा सकता है। स्टेज 2 में ही आपको पनिश किया जा सकता है, दैट इज़ अंडर सेक्शन डेकॉइट कहाँ समझा रखा है मैं? सेक्शन 399। आगे बढ़ें? चलो, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या एक्सेप्शन है? एक तो हमने डेकॉइट वाला देखा, दूसरा है आपका काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स। यानी कि काउंटरफिटिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, राइट? तो यहाँ पर क्या है अगर आप कुछ काउंटरफिटिंग कर रहे हैं, देखिए किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं ना, एक्शन इसमें नहीं आ रहा है, एक्टस इसमें नहीं आ रहा है, एक्टस रिया तो नहीं आ रहा ना, पर इसमें सिर्फ मेंस रिया वाली बातें आपको दिख रही हैं। तब भी ये क्या है? एक क्राइम है, तब भी आपको पनिशेबल किया जा सकता है, ठीक है? आप प्रिपेयर कर रहे हैं काउंटरफिट करने के लिए, तो दैट इज अंडर सेक्शन 233, 235, 255 एंड 257, ठीक है? तो ये अपनी थ्योरी में आप डाल सकते हैं सेक्शन एक आध, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। अब ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको जरा समझा सकते हैं मुझे क्या है ये? वेजिंग वॉर का मतलब क्या हुआ? वेजिंग वॉर ये जो वर्ड है ना, वेजिंग वॉर। ओके, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हिस्ट्री वाला, ठीक कह रहे हैं आप? इसको देखो मैं एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि क्या था। देखो देखो अगर मैं एक इंडिया का ये फास्ट ट्रैक वाला मैप बनाऊं, ठीक है, इंडिया को हम ऐसे बनाते हैं फास्ट ट्रैक में। याद करो इंडिया का जब डिवीजन हुआ था तो इंडिया में क्या हुआ था, इस तरफ बना था वेस्ट पाकिस्तान और इस तरफ बना था ईस्ट पाकिस्तान। याद आ रहा, ठीक है ना? अब आपको पता है अब प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर इंडिया को खतरा हो चुका था क्योंकि दोनों ही तरफ से इंडिया घिरा हुआ है, ठीक है? तो इंडिया ने क्या करा, यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वेस्ट पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान की कैपिटल तो वेस्ट पाकिस्तान में थी, येस और नो? ठीक है? तो ईस्ट पाकिस्तान पे ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, कौन? वेस्ट पाकिस्तान वाले। तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट। लोगों ने कहा हमें अलग देश चाहिए, हमें नहीं रहना किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर इंडिया ने क्या करा इसमें, कहीं न कहीं हेल्प करी, इनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के लिए जो पैसा-वैसा चाहिए, वो भी दिया, जिससे कि इंडिया ने क्या करा, इवेंचुअली हमें क्या दिखता है कि 1971 में, आई रिपीट 1971 में ये एक नया कंट्री बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना इंडिया ने किस तरह से इस वॉर को, जो ये लोग अपनी एक मांग उठा रहे थे हमें अलग रहना है, हथियार उठा रहे थे, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया और उसमें आग लगाई, ठीक है? जैसे कहते हैं ना आग में घी का काम करना। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको दिखाया, ऑल्दो मैंने यहाँ पर इंडिया को थोड़ा नेगेटिव दिखाया, पर कभी-कभी इंटरनेशनल लेवल पे नेगेटिव होना भी ज़रूरी होता है फॉर आवर सेफ्टी, यस और नो? तो इंटरनेशनल लेवल पे सब चलता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि इंडिया ने क्या किया, किस तरह से एक माहौल था उसको फंडिंग देकर, उसमें ट्रेनिंग देकर उस माहौल को और बढ़ाया। इसी को कहते हैं वेजिंग वॉर, वेजिंग वॉर, ठीक है? तो अगर ऐसा भी कोई पाया गया कि वो वेजिंग वॉर कर रहा है, यानी कि भड़का रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको मैंने बताया भी था कि भारत में हमारे 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको दर्शाता है? सोवरेनिटी को। तो अगर आप सोवरेनिटी के अगेंस्ट थोड़ा भी सिर्फ प्रिपरेशन मोड में भी हो गए,
यानी कि आप प्रिपरेशन मोड में भी हो गए, स्टेज 2 में भी हो गए, तब भी आपको क्या किया जाएगा? आपको पनिश किया जाएगा एंड दिस इज़ अंडर सेक्शन 122। क्या मैं समझा पाया? क्योंकि बात सोवरेनिटी की है ना, बात खतरे की है, तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शन है, राइट? आगे देखते हैं 4th वाला क्या है? 126 सेक्शन, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है? प्रिपरेशन टू कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, याद करिएगा उस दिन मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे पर्सन के लिए होते हैं और कुछ ऐसा होता है ना, जैसे अगर मैं आपको लेके चलूँ आर्टिकल 22 में, ठीक है? आर्टिकल 22 में आपको ले जाऊँ, तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 22 में क्या है कि आपको एक प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है? अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव, ठीक है? और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रिवेंटिव होता है ना, प्रिवेंटिव के लिए आप मैक्सिमम 3 महीने अंदर रख सकते हैं और प्यूनिटिव में क्या होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर नियर बाय जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने लाना पड़ता है। ये सुनो, 24 घंटे के भीतर, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, ये जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, प्रोटेक्शन जो दी जा रही है, चाहे वो प्रिवेंटिव के केस में हो, चाहे वो प्यूनिटिव के केस में हो, पर ये आपको फैसिलिटीज़ आपके एनिमी के लिए नहीं दी जाती है। किसके लिए नहीं दी जाती है? एनिमी के लिए, जो आपका एनिमी होता है, ठीक है? पर अगर आपका कोई दोस्त है, जिससे आप बहुत अच्छे संबंध हैं, जो आपके एक द फ्रेंड्स की लिस्ट में आएगा या जिसके साथ आपने एलियंस बना रखा है, ठीक है? तो उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों के साथ अगर कोई ऐसा आदमी है जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप। अभी आप देखा होगा कौन जीता है अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप। और दोनों का बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, राइट? इसलिए इंडिया में काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इंडिया और यूएसए आज फ्रेंडशिप में है, पर ऐसा कोई हरकत कर रहा है कि ये फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इस फ्रेंडशिप को डिप्रेडेशन कर रहा है। डिप्रेडेशन मतलब कहीं न कहीं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें भी अगर प्रिपरेशन की स्टेज होगी, तब आपको सू किया जा सकता है। तब वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 126। क्या मैं समझा पाया? तो इन 2 में ज़रा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर है वेजिंग वॉर, ठीक है? वेजिंग वॉर मतलब वॉर को फंडिंग करना और ज़्यादा बढ़ाना और ये है आपका जहाँ पर हमें दिखता है कि दोस्ती तोड़ना, यानी कि कमज़ोर किया जा रहा है, राइट? तो 1 टू 1 डेकॉइट, 2 काउंटरफिटिंग, 3 वेजिंग वॉर एंड 4th आपका डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरी, जिसमें आपका पीस हैम्पर होगा। तो ये चारों में आपका एक्सेप्शन है, राइट? ये चारों में आपका एक्सेप्शन। और जनरल रूल क्या कहता है हमारा कि पहली स्टेज इंटेंशन, दूसरी स्टेज प्रिपरेशन, उसमें आप किसी भी तरह से किसी को पनिश नहीं कर सकते। पर ये एक्सेप्शन हमने देख ली। आगे देखते हैं, तीसरी स्टेज है आपकी अटेम्प्ट, ठीक है? अब अटेम्प्ट क्या है? एन अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द एक्सिक्यूशन ऑफ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, ठीक है? अब जैसे अभी राम ने जो बंदूक ली है, उसने शाम को क्या करा? एक अटेम्प्ट किया उसको दूर से शूट करने का, ठीक है? तो वो अटेम्प्ट में आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट, यानी कि यहाँ पर देखो पर्सन क्या पाया जाता है? गिल्टी। अब मानते हैं राम ने शाम को एक शूट किया और शाम बैठ गया, तो बच गया शाम। तो यहाँ पर हार्म नहीं हुआ शाम को, हार्म नहीं हुआ। फिर भी गोली तो चली है, अटेम्प्ट तो हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए जैसे हमने देखा ही है, अगर आप अपने आईपीसी सेक्शन 299 देखो या अपना 300 देखो, तो वहां पर है ना अटेम्प्ट की बात की गई है। तो अटेम्प्ट की बात की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि अटेम्प्ट जो है एक आपको गिल्टी प्रूफ कराता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आप गिल्टी प्रूफ हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाते हैं, ठीक है? गॉट इट? अब इसमें क्या, अब क्वेश्चन है कि सर अटेम्प्ट में अगर ये हो गया है तो लास्ट कंक्लूजन क्यों होता है हमारा, ठीक है? कमीशन क्यों होता है?
देखिए अटेम्प्ट में अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि श्याम बच गया, श्याम अपनी समझदारी से बच गया, राम ने तो गोली चला दी थी। तो यहाँ पर क्या है, अब मानते हैं श्याम बच गया है, तो राम पे केस चलेगा और राम पे जो भी धारा लगेगी, उसका हाफ 50% उसको सज़ा मिलेगी। अटेम्प्ट में क्या होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कल्पेबल होमिसाइड, इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको मर्डर को ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि 50% आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, तो एक बार ये तीनों बुलेट पॉइंट पढ़िए ज़रा, मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है तो। माने कि यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे राम ने श्याम को गोली मारी, ये तो पॉसिबल दिखता है हमें, ठीक है? अब हमने कोई ऐसा अटेम्प्ट किया है, जैसे समझ लो आपके पास रिवॉल्वर है और ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है? ऊपर आपको और आप दिमाग लगा रहे हो मैंने ये एरोप्लेन में ये मेरा राम बैठा हुआ है, मतलब श्याम बैठा हुआ है, मुझे इस एरोप्लेन को ही शूट करना है। और मैंने क्या करा अटेम्प्ट कर दिया अपनी पिस्टल से उस उड़ते हुए एरोप्लेन को शूट करने का, जो पॉसिबल ही नहीं था, मेरी वो बंदूक की रेंज ही नहीं थी। फिर भी अटेम्प्ट तो हुआ है? चाहे वो इम्पॉसिबल है, जब अपनी प्लेन पूरी हाई फ्रीक्वेंसी में है, पूरी रेंज में उड़ रहा है वो, तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरी बंदूक में नहीं है इतना कैलिबर, फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया। तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, मैं इसलिए नहीं बच पाऊँगा कि मैं कहूँगा सर देखिए मेरा अटेम्प्ट तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं तो मज़ाक कर रहा था। समझ रहे हैं? तो आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन आपको बस इसी बेस में फँसा सकता है कि आपने अटेम्प्ट किया है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊँ? अब आ जाओ, आज हमारी 4th स्टेज, ये है लास्ट स्टेज जहाँ पर हमें क्या दिखता है कि राम ने सच में श्याम को गोली मार दी है और श्याम मर चुका है। तो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है, यानी कि कमीशन हो चुका है इसमें। आगे क्या है, इफ द एक्यूज बिकम सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम, ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस। अब देखो यहाँ पर वर्ड आ गया कंप्लीट, मैंने पहले बोला था ना आपको, पहले क्या बोला था, जब अटेम्प्ट की बात होगी तो उसमें 50% पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो ऑफेंस को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। पर यहाँ पर क्या है, जब अकम्प्लिशमेंट हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसको हम मानेंगे कंप्लीट ऑफेंस। तो कंप्लीट ऑफेंस का मतलब ही है कि यहाँ पर जो सजा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कंप्लीट। गॉट इट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अटेम्प्ट जो होता है, अटेम्प्ट के केस में कभी भी आपको किल टू डेथ नहीं मिल सकता। मानते हो ये बात? फांसी की सजा कभी भी आपको अटेम्प्ट में नहीं नहीं दी जा सकती, ठीक है? पर यहाँ पर आपका जब फोर्थ स्टेज पूरी हो जाती है, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर किल टू डेथ भी अवॉर्ड की जा सकती है, राइट? तो यहाँ पर एक बार आप फटाफट ये तीनों बुलेट पॉइंट पढ़ लो। डन। अब ये देख लो एक बार, ये एग्जाम्पल देख लो, क्या है आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये क्या कर रहा है, एक आदमी दूसरे को गोली मार रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ए फायर्स एट बी विद द इंटेंशन टू किल हिम, इफ बी डाइज ए विल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर, एंड इफ बी इज ओनली इंजर्ड इट विल बी द केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर बी की जान नहीं गई तो ये केस क्या कहलाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। और अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो मैंने कहा था कि अटेम्प्ट भी ऑल्दो एक ऑफेंस है, पर वहां पर आपको कंप्लीट ऑफेंस नहीं माना जाता, इसलिए सजा जो होती है वो आपको पूरी सजा नहीं मिलती है। गॉट इट? ठीक है। अब एक सेकेंड, क्विक रिवीजन मारते हैं। तो ये है, देखो हमने क्या पढ़ा, इंटेंशन। इंटेंशन मुझे बताओ ये पनिशेबल है या नहीं है? ठीक है। प्रिपरेशन, अटेम्प्ट,
ठीक है। कमीशन एब्सोल्युटली, ठीक है। और अगर कमी जैसे आदमी क्या करा, उसने फायर करा, कमीशन भी हो गया, मतलब कमीशन का मेरा मतलब है सक्सेसफुल कमीशन नहीं हुआ कि बच गया वो बंदा, इंजर्ड है, जान बच गई है, तो उसमें क्या लगेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी बोला था ना, जो क्राइम है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। टॉर्ट, मुझे लगता है टॉर्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इससे, ठीक है। आगे जो है हमारा, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा क्विक रिवीजन मारते हैं, आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से दो देखोगे, ये वही वाला केस है जिसमें शाफ्ट की बात मैंने आपको बताई थी कि भैया इसको ऐसे ले लेते हैं, ए जो है वो अपने गार्डन में क्या बना रहा है, एक वाटर को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और उसने ये किसको दिया है ठेका? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है। और हमने ये भी देखा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने एक नेग्लिजेंस दिखाया, क्या दिखाया उसने कि भैया शाफ्ट होते हुए भी उसने ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, बी के माइंस में क्या भर गया? पानी, वाटर। अब बी क्या है, बी ने एज अ प्लेंटिफ सू कर दिया ए पे, तो यहाँ पर हमारे प्लेंटिफ कौन बनेगा? बी। क्या क्या बी को डैमेजेस मिलेंगे? हाँ जी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने टॉट में पढ़ा था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे कि इसमें मेंस रिया तो है ही नहीं, मेंस रिया इसमें है ही नहीं, क्योंकि ए को तो है ही नहीं था ना इंटेंशन, उसको ऐसा इंटेंशन था ही नहीं, ये तो हो गया, पर हार्म तो हुआ है, पर हार्म तो हुआ है, एक्टस तो हुआ है, पर मेंस रिया नहीं हुआ है। फिर भी हमने देखा था टॉट के केस में, अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो प्लेंटिफ है हमारा बी, उसको कहीं ना कहीं डैमेजेस ऑफर किए जाएंगे, उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्या मैं समझा पाया? चलो अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अब देखते हैं इन बोथ टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉस। देखो टॉर्ट में तो अभी हमने चर्चा करी, तो आइए देखते हैं इन बोथ टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ strict liability exists when a defendant is liable for committing an action regardless of what his her intent और mental state was when committing the action। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया आपका जो इंटेंशन है वो नहीं था उसको नुकसान पहुंचाने का, किसको? प्लेंटिफ को। फिर भी क्या है आपके एक्शन से उसको क्या हुआ है? हार्म हुआ है, तो आप लायबल हो गए। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ देखो दोनों को दिखाया जा रहा है, इन बोथ। तो एक बार बुलेट पॉइंट पहला पढ़िए आप, फिर मुझे पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, ये वाला पॉइंट पढ़िए। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इन क्रिमिनल लॉ possession crimes and statutory rape are both examples of strict liability offenses। इसका मतलब समझते हो आप? स्टैट्यूटरी रेप का मतलब समझते हो आप? ओके ओके। देखो ये स्टैट्यूटरी रेप का मतलब होता है, ये एक नॉन फोर्सिबल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक तो होता है रेप, देखो यहाँ पर समझो, एक होता है रेप जहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? फोर्स। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? फोर्स। और जो स्टैट्यूटरी रेप होता है, इसमें स्टैट्यूटरी रेप जो है, इसमें कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फिर इसको रेप क्यों कहा जा रहा है? ये तो कंसेंट है फिर ना, ये तो कंसेंट है, कंसेंट में तो रेप हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक पार्टनर क्या होता है? माइनर। क्या होता है? ऑब्वियसली फीमेल क्या होती है? माइनर। ठीक है, अब माइनर में तो ऑब्वियसली फिर रेप चार्ज तो बनेगा ही ना आपका, पहले तो ये बनेगा क्योंकि एक एज हमारी डिफाइन है, फॉर फीमेल इट्स 18, फॉर मेल इट्स 21, राइट। तो यहाँ पर देखो, आप देख इमेजिन कर लो कि एक लड़का है, मानते हैं वो 25 ईयर्स का है, और एक फीमेल है जो लगभग मानते हैं 17 साल की है, ठीक है। अब ये फीमेल माइनर हो गई है, ये सुनो, अब उनका आपसी कंसेंट से
ठीक है? आपसी कंसेंट से उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, बट देखो लड़के का तो वो तो लव है ना, लड़का तो उससे प्यार करता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था, मेंस रिया काम ही नहीं करेगा इसमें, कर रहा है क्या मेंस रिया काम? फिर भी क्या है, जो हमारा लड़का है, उसपे केस होगा, उसपे चार्ज लगेगा, ठीक है? तो इसको ज़रा आप कहीं पर साइड में लिख लेना, स्टैट्यूटरी रेप क्या होता है, हो गया ना? चलो। अब देखो ये जो है ना, ये मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, एक बार गो थ्रू हो जाओ इसमें। ये अभी पढ़ा है मैंने, देखो मेंस रिया वाली बात। पढ़ो ज़रा से, ठीक है? चलो ये तो मेंस रिया वाली बात तो होगी। अब ये है देखो, ये वाला हमारे लिए स्लाइड है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एज़ अप्लाइड टू अ टॉर्ट लॉ, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? In tort law, there are two broad category of the activity for which a plaintiff may be held or strict liability. Possession of certain animal, वो याद है मैंने कुछ बताया था, घोड़ा आ गया था उसके वहाँ, उसने घास खा दी उसकी, उसकी घास में पॉइजन था तो वो घोड़ा मर गया, तो उस केस में नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो वही बात इसमें है, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है? अगर वो आपको चाहिए भी होगा, शायद मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रखा है, भेज दूंगा, ठीक है? बीच में अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ काम में बिजी हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ, अब ये कंट्रोवर्सी, इसको ना एक जैसे इसके लिए मैं ना एक वो बना दूंगा अभी, ठीक है? एक्चुअली मेरा ना कुछ काम पड़ रहा है अभी ना, तो मैं अभी 10 मिनट पहले क्लास ऑफ कर रहा हूँ, चलेगा? थोड़ा मेरा कुछ काम है ना, इम्पोर्टेंट ही है वो, वरना मैं नहीं। तो इतना आपको मैं आज समझा पाया, जैसे ये हमारा मेन, ये था हमारा मेन।